प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो 40 सीटें हैं, इस पर किस तरह का रुझान रह सकता है, क्योंकि एक लंबा जो लोकसभा चुनाव रहा अतुल, आज वो खत्म हो रहा है। अब तो बारी रिजल्ट्स की है और उससे भी ज्यादा बेचैनी फिलहाल लोगों को एग्जिट पोल की है। खासकर देश के दिल जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है, यहां की 40 सीटों पर नजर है सबकी। देखिए बिल्कुल लोकेश, उसमें वो समय आ चुका है जिसका इंतजार बेसब्री से आम मतदाताओं के साथ सियासी दल भी कर रहे थे। शाम को 6 बजे के बाद एग्जिट पोल सामने हो जाएगी और खासतौर पर मध्य प्रदेश को लेकर जिस तरीके से हमने देखा कि 4 चरणों में जब मतदान हुआ तो किस तरीके से चुनावी प्रचार भी हुआ, सियासी सरगर्मियां भी रही, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी लग चले और खासतौर पर हमने देखा किस तरीके से दिल्ली के तमाम जो बड़े नेता है, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं यहाँ जिक्र करूँ या अमित शाह की बात करूँ, राहुल गांधी की बात करूँ, प्रियंका गांधी की बात करूँ, तमाम जो नेता थे मध्य प्रदेश के में पहुंचे और ताबड़तोड़ सभाएं करी। और जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के तमाम 29 सीटों पे एक चुनावी जो जायका था हमें जिस तरीके से दिखा, तो एक बेहतरीन चुनाव होते हुए मध्य प्रदेश में हमें दिखा। देखिए क्या होगा ये 4 जून तय करेगा, लेकिन एग्जिट पोल कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक सूक्ष्म रूप रहता है कि मतदाताओं के मन में क्या था और मतदाता किस तरीके से किस पार्टी की तरफ गए और उससे कुछ देर बाद वो स्थिति स्पष्ट होती हुई दिखाई देगी। देखिए 29 मध्य प्रदेश में बाकायदा हमने देखा कि अलग अलग चरणों में 4 चरणों में जब मतदान हुए तो अलग अलग सीटों पर जिस तरीके से चुनावी मुद्दे रहे, कई तरीके से कांग्रेस और कहीं बीजेपी अपनी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरी। देखिए बीजेपी के सामने खासी चुनौती थी लोकेश, और चुनौती बीजेपी के सामने ये थी कि जो 2019 में जिस तरीके से बीजेपी के प्रदर्शन रहा और हमने देखा भी था कि 2019 में जिस तरीके से कई सीटों पे जो बीजेपी की जीत का मार्जिन कई लाखों तक पहुंचा, तो ऐसे में इसी तरीके से मार्जिन को बढ़ा के रखना और अपनी जीत को सुनिश्चित करना और तमाम जिस तरीके से हम देख रहे थे कि 29 की 29 सीटों पर जीतने का लगातार बीजेपी दावा कर रही थी। हम बात मध्य प्रदेश की करें तो मुख्यमंत्री मोहन यादव भी दावा कर रहे हैं, बीडी शर्मा भी दावा कर रहे हैं, तमाम जो लोग हैं जिस तरीके से बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो भी कहीं ना कहीं जब मध्य प्रदेश आते थे, खासतौर पर अमित शाह ने जिस तरीके से रैलियां की, नरेंद्र मोदी ने रैलियां की, तो उसमें 29 मिशन की जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा था उस मिशन को लेकर बीजेपी आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दी। देखिए मुद्दे काफी रहे और खासतौर पर अगर मध्य प्रदेश में हम मुद्दों का अगर हम बात करें तो स्थानीय मुद्दों के साथ साथ लोकेंद्र राष्ट्रीय जो मुद्दे थे वो काफी काम करते हुए हमें दिखाई दिए। खासतौर पर राम मंदिर का मुद्दा, 370 का मुद्दा, तमाम केंद्र की वो योजनाएं जो सीधे तौर पे जनता को प्रभावित करती है, जनता को फायदा पहुंचाती है, इन तमाम योजनाओं के ऊपर चुनाव लड़ा गया और फायदा भी होते हुए कहीं ना कहीं दिखा कि इस तरीके से हमने देखा कि हालांकि पहले और दूसरे चरण में मतदान की स्थिति थोड़ी सी मायूस करने वाली जरूर थी, क्योंकि हमने देखा था कि पहला चरण और दूसरे चरण में जिस तरीके से शादी का माहौल पूरा तैयार हुआ था उसकी वजह से वोटिंग थोड़ी सी कम रही, लेकिन तीसरे और चौथे चरण में थोड़ा सा हम कह सकते संतोषजनक स्थिति जरूर रही मध्य प्रदेश की। हालांकि ऊंट किस करवट बैठा, जनता के मन में क्या रहा, जनता ने किसको चुना, जनता के किस मुद्दों को प्रभावित किया जनता ने और खासतौर पर वोट करने किस मुद्दों के साथ गई थी, ये थोड़ा सा समय के बाद जरूर स्थिति स्पष्ट होते हुए दिखाई देगी लोकेश। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि काफी मजेदार चुनाव मध्य प्रदेश का रहा और काफी दिलचस्प चुनाव के बीच में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत लगाई। देखिए कांग्रेस के सामने भी चुनौतियां कम नहीं थी लोकेश, क्योंकि कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस ने करारी हार झेली तो सीधे तौर पर कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता थे, बड़े जो नेता थे, उनका मनोबल टूटता हुआ हमने देखा, उदासीनता हमने देखी, कार्यकर्ताओं में जोश की कमी कुछ समय पहले तक हमने देखी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए, जैसे जैसे चुनावी सफर में कांग्रेस पहुंचती गई, तमाम परिवर्तन का दौर जब कांग्रेस का मध्य प्रदेश के अंदर दिखा हमें, खासतौर पर जीतू पटवारी को जब बागडोर सौंपी, उमंग सिंघार को युवा चेहरे को विधानसभा की बागडोर सौंपी, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के रूप में हेमंत कटारे को उपनेता प्रतिपक्ष के, तो कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र चुनाव के बीच में ये होता हुआ हमें दिखाई दिया कि कांग्रेस एक नए फ्लेवर में आने की कोशिश कर रही है, एक नया रूप के तहत मध्य प्रदेश के अंदर कोशिश जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हालांकि देखिए कितना कामयाब हो पाई, कितना अपना गोल तक कांग्रेस पहुंच पाई, ये एक अलग विषय है, लेकिन इस बात का जरूर यहाँ पर जिक्र किया जा सकता है लेकिन कि तमाम मुसीबत के बीच में तमाम मन जब उनका कहीं ना कहीं स्थिर नहीं था कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हार का सामना किया, तो इस बीच में कार्यकर्ताओं को बूस्ट करना, कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना और अपनी बातों को लेकर मतदाताओं तक पेशना, कितना कहीं ना कहीं बड़ी चुनौतियां कांग्रेस के बीच में उस समय हमें देखने को मिल रही थी और हुआ भी ऐसा ही था। कहीं ना कहीं देखिए बीच सभा में हमने देखा तमाम जो दिग्गज उनको चुनावी मैदान में उतार दिया गया, कोशिश यही की गई कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बेहतर से बेहतर चेहरा दिया जा सके, ताकि क्योंकि लंबे समय से मध्य प्रदेश में सत्ता पे बैठी हुई जो सत्तारूढ़ पार्टी है कांग्रेस बीजेपी की जो प्रत्याशी है उनको कड़ी चुनौती दी जा सके। हालांकि कई सीटों पर चुनौती हमने देखी भी है, राजगढ़ का हम
जिक्र कर सकते हैं, छिंदवाड़ा का हम जिक्र कर सकते हैं, रतलाम की हम बात कर सकते हैं, मुरैना की हम बात कर सकते हैं। तमाम ये देखिए ये वो बेल्ट रहे, ये वो क्षेत्र रहे लोकसभा के जहां पे हमें कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके इतर अगर हम बात करें भोपाल की बात करें, भोपाल में हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के जो प्रत्याशी थे शुरू से ही जो है एक बड़ी कॉन्फिडेंस में चलते हुए दिखाई दे। इंदौर में खुद कांग्रेस ने सेल्फ रोल कर दिया, बम ने जिस तरीके से अपना नामांकन वापस लिया, एक बड़ा झटका कांग्रेस को चुनाव के बीच में लगता हुआ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं श्री शंकर ललवानी को इसका फायदा होता हुआ हमने इंदौर में देखा। तो देखिए काफी चुनावी दौर के बीच में कांग्रेस और बीजेपी ने उतार चढ़ाव भी देखे। तमाम चुनाव के बीच में की कोशिश यह रही कि कार्यकर्ताओं के मन में एक उत्साह बना रहे, उत्साह की कमी नहीं रही। हालांकि तमाम जो मुद्दे हैं, मुद्दों के बीच में कांग्रेस बिल्कुल देखिए इसका जो एक ये जो तमाम मुद्दे आपने गिनाए, इसका किस तरीके का इंपैक्ट रहा, थोड़ी देर बाद शाम 6 बजे से देखिए वो जो रुझान है वो आने शुरू होंगे। हालांकि एग्जिट पोल के होंगे ये हम बता दें, रिजल्ट नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल से एक आकलन जरूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अंकुश, छत्तीसगढ़ का जो पूरा चुनाव रहा, इसका आकलन आप किस तरीके से करते हैं? मुद्दों की अगर हम बात करें या नेताओं की अगर हम स्पेसिफिक बात करें, तो किस तरीके का पूरा चुनाव दिखा आपको 11 सीट का? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की मेहनत डबल रही है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद यहां पर जो स्थिति है वो थोड़ी सी बदल गई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में 15 सालों तक सरकार में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी एकदम से विपक्ष में आ गई थी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जरूर भारतीय जनता पार्टी को यहां से सफलता मिली थी और 11 में से 9 लोकसभा सीटें जीतने में बीजेपी सफल रही थी। लेकिन सरकार रहते हुए किसी राज्य में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करना अलग विषय होता है और विपक्ष में रहते हुए किसी पार्टी के सामने अपना प्रचार प्रसार करना दूसरा विषय होता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही मेहनत करना शुरू किया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में 9 सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी रुकी नहीं। हमने देखा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, या यूं कहा जाए कि 2023 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले से भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं ने छत्तीसगढ़ में चुनावी कमान संभाल रखी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो करीब 2.5 साल पहले, यानी चुनाव के करीब 3 साल पहले से ही उन्होंने यहाँ पर डेरा डाला हुआ था और लगातार दौरा करके, बैठकें करके संगठन को मजबूत करने की कोशिश की और संगठन को चुनाव के टाइम पर इतनी मजबूती में ला दिया कि वो 2023 के विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता हासिल भी करते हैं और उसके बाद वो सफलता हासिल करने के बाद पूरा का पूरा संगठन सरकार के साथ मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जुट जाता है और उसका 2024 का चुनाव जो है वो बड़ी ताकत से भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में लड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ी कमजोरी से या कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने भी उतनी ही ताकत झोंकी है जितनी बीजेपी के आला नेताओं ने झोंकी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव लड़ने का पैटर्न छत्तीसगढ़ में बदला और पैटर्न बदलने के साथ साथ आला नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा, इसलिए चुनाव इंटरेस्टिंग होता हुआ दिखाई दिया है। बिल्कुल, कई बड़े नेता थे अंकुश इस बार चुनावी मैदान में और उनकी साख कहीं न कहीं दांव पर भी लगी हुई है। मैं लौट रहा हूं, इस वक्त हमारे साथ सुशांत भी जुड़ गए हैं और वाराणसी में देखिए अब कुछ मिनट और बचे हैं, प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है। सुशांत, अभी तक का वोटिंग परसेंटेज जो 5 बजे का अगर अपडेट आपके पास आ गया हो तो बताइए कितने % वोटिंग हुई है और क्या अभी भी वाराणसी में ये आखिरी के 20 मिनट में उस तरह का उत्साह है वोटर्स के अंदर? देखिए, इस समय जो जानकारी हमें मिल पाई है 5 बजे तक लगभग 51% के आसपास वोटिंग परसेंटेज पहुंच चुका था और माना जा रहा है कि 6 बजते बजते ये 54 या 55% तक जा सकता है। हालांकि 6 बजे के बाद जब वोटिंग परसेंटेज आएंगे तब दिखाई देगा कि आज कितना परसेंटेज वोट हो पाया है। हालांकि सुबह जो है मौसम थोड़ा बादल छाए हुए थे, हवा चल रही थी, तो इसका असर जो है देखा गया था कि तेजी से जो वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ा था। पर उसके बाद लगभग 2 बजे के बाद फिर कड़ी धूप दिखाई दी है, बहुत तेज से गर्मी दिखाई दी है, तो उसके बाद लगातार जो है वोटिंग परसेंटेज जो है जिस तरीके से चढ़ रहा था सुबह उस तरीके से चढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया है। हालांकि अब शाम को 6 बजे साफ हो पाएगा कि जो 2019 में 57% वोट किया गया था कास्ट, अब इस समय जब गर्मी बहुत ज्यादा है तो क्या 57% का जो आंकड़ा है आज से 5 साल पहले का, वो आंकड़ा छू पाती है इस समय वोटिंग परसेंटेज वाराणसी में या नहीं? पिछले चुनाव में 18 मई को वोटिंग हुई थी और इस बार 1 जून को वोटिंग हो रही है, तो ऐसे में गर्मी तो ज्यादा है
और 2 बजे के बाद गर्मी बहुत बढ़ गई थी, धूप भी बहुत ज्यादा था। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या 2019 का आंकड़ा जो वोटिंग परसेंटेज था 57% और प्रधानमंत्री मोदी का जो वोटिंग परसेंटेज था वो 62.38% था, क्या वो उस आंकड़े को इस बार छू पाते हैं? लेकिन सुशांत, एक चीज हम देखते हैं कि जहां पर बड़े लीडर्स चुनाव लड़ रहे होते हैं वहां पर वोटिंग को लेकर रुझान थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन वाराणसी में देश के प्रधानमंत्री जब चुनाव लड़ रहे हों उसके बावजूद अगर ये 60% ना पिछली बार पहुंच पाया हो और ना इस बार उम्मीद दिखाई दे रही हो, तो इसके पीछे के मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे 2 कारणों को समझना पड़ेगा। एक तो गर्मी है, ये तो साफ है कि गर्मी के कारण जो वोटर्स हैं उनमें रुझान जो है उस तरीके का नहीं बन पाता। दूसरी बात है, बहुत सारे मतदाताओं का जो वोटर लिस्ट से नाम को कट जाना है। इस बार भी हम जहां जहां जिस बूथ पर गए वहां पर अधिकतर शिकायत आती रही। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के वापस जाते रहे कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, जबकि वो वोटिंग स्थल तक आए थे, मतदान जो स्थल है वहां तक आए थे, पर उसके बाद उनका नाम नहीं आ पाया। तो ऐसे में ये 2 कारण जो है प्रमुख है, जिसके कारण वोटिंग परसेंटेज जो है 2019 में भी 60% नहीं छू पाया था और इस बार भी 2024 में भी 60% छूता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि 6 बजे के बाद जब आंकड़े आएंगे तो ये साफ हो जाएगा पूरी तरीके से कि वोटिंग परसेंटेज आखिर कितना हो पाया है, पर इतना साफ है कि 60% तक वोटिंग परसेंटेज का जाना मुश्किल लग रहा है। देखिए सुशांत, एक सवाल और ये कि इस चुनाव में अगर हम मुख्य विपक्षी दल सपा के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव को सुने तो वो ये कहते थे कि एक सीट बीजेपी जीत जाएगी, बाकी पर तो हम जीत रहे हैं, और वो वाराणसी की सीट को छोड़ देते थे। लेकिन अभी हाल में अफजाल अंसारी का भी बयान सामने आया कि भैया यहां भी मामला टाइट है। इस बार जो डिफरेंस है, आपने बताया कि 60% से ज्यादा वोट पिछली बार प्रधानमंत्री को ही मिले थे, क्या विपक्ष के दावों ने पहले ही हथियार डाल दिए या आज जिस तरीके से बयान बदले, क्या आपको हवा दिखी है वाराणसी की? देखिए, अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी, पर जो कयास अभी तक सामने आए हैं उसके अनुसार जो 2014 और 2014 में लगभग 3,66,000 वोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते थे और 2019 में 4.5 लाख से भी अधिक वोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते थे। ऐसे में इस बार कई विपक्ष का ये कहना कि हम कड़ी टक्कर दे रहे हैं या फिर इस सीट पर हार जीत का कोई टक्कर है, तो ऐसा फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं इतना बड़ा गैप है जीत और हार में कि इस गैप को 5 सालों में पाट देना मुझे नहीं लगता बहुत आसान है। और जब वो भी तब जब वाराणसी में लगभग 50,000 करोड़ से भी अधिक की योजनाएं जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उतारी है, चाहे वो हर क्षेत्र में योजनाएं हो, जल के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, अस्पताल के क्षेत्र में हो। तो ऐसे में वो आंकड़ा जो है जीत और हार का 4.5 लाख से अधिक का, उसको पाट करके कड़ी टक्कर देने की बात करना ये अपने मॉरल को बूस्टअप करने के लिए जरूर हो सकता है, पर जमीनी हकीकत में ऐसा नजर नहीं आता। अतुल, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर इस पूरे हम 7 चरण के चुनाव को देखें तो हमने देखा कि मुद्दे शिफ्ट होते हुए नजर आए। इसमें पहले प्राइम मिनिस्टर का फेस विपक्ष का कौन होगा, इसको लेकर बात हो रही थी। मंगलसूत्र पर बात आई, लोगों की जमीन छीन ली जाएगी, ये मुद्दा हुआ। आरक्षण का मुद्दा भी गरमाया, तो पाकिस्तान का जिक्र भी हुआ, आरक्षण का जिक्र भी हुआ। अगर हम ओवरऑल देखें इस बार ये कहा जा रहा था कि विपक्ष बीजेपी को कहीं ना कहीं अपने मुद्दों पर लाने के लिए इस बार कामयाब हुआ, चाहे उसमें आरक्षण का जिक्र हो। आपको क्या लगा ग्राउंड पर, क्या बीजेपी के मुद्दों पर विपक्ष घिरता हुआ दिखा या विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए उन पर बीजेपी डिफेंसिव हुई? देखिए लेकिन हम ये देख सकते हैं कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे वो भले ही 7 चरणों में हुए थे, लेकिन इस बार में 7 चरणों के अलावा थोड़ा सा समय ज्यादा रहा। तो सिर्फ जिस तरीके से हम मुद्दे बदलते रहे, बार बार अलग अलग मुद्दों पे विपक्ष और सत्ताधार आपस में टकराते हुए दिखाई दी, इसका एक बड़ा कारण हम यही मान के चल सकते हैं। देखिए, इस बार ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत के साथ चुनाव तो लड़ा है और जिस तरीके से मुद्दों की बीच बीच में बात हो रही है, हम आरक्षण के मुद्दों को हम जिस तरीके से देखा कि राहुल गांधी
साहनी सहित तमाम इंडिया गठबंधन के जो अन्य नेता है उन्होंने जिस तरीके से उठाया और जनता के बीच में ले जाने की कोशिश भी करी और काफी हद तक हमें कह सकते हैं कि जनता के बीच में मुद्दे पहुंचे भी, लेकिन कितना जनता उससे वाकिफ रही, कितना जनता ने उसको अपने पास में जिस तरीके से उसके पक्ष में मतदान किया, ये 4 तारीख तय कर पाएगी। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि इस बार देश में जो चुनाव रहे काफी दिलचस्प रहे। हालांकि देखिए मूलभूत हम मुद्दे जो है वो इस बार भी हमें चुनाव में नहीं दिखे। देखिए खासतौर पर महंगाई का मुद्दा हमें पूरे 4 चरण में खासा दिखाई नहीं दिया, ना विपक्ष की तरफ से ना सत्ताधारी दल ने इसको लेकर कोई बात करी। इसके अलावा हम रोजगार की बात करें तो रोजगार को लेकर भी जिस तरीके से हमने देखा था कि एक दौर था जब कांग्रेस पूरी ताकत के साथ न केवल मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर राहुल गांधी ने भी जब भारत छोड़ो यात्रा निकाली थी और जब यात्रा के दौरान हम देख रहे थे जब वो युवाओं से संवाद कर रहे थे तो बेरोजगारी के मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करी। हालांकि हमने 7वें चरण में देखा कि एक बड़ा मुद्दा बनाने में कांग्रेस चूक गई या इंडिया गठबंधन चूक गया। हालांकि इसके अतर हम देखिए बीजेपी की तरफ से बीजेपी के लिए अगर हम देखें तो 2 संजीवनी जो थे मुद्दे वो काम कर रहे थे, खासतौर पे राम मंदिर का मुद्दा, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि तमाम मुद्दों के बीच में राम मंदिर का जो मुद्दा है वो भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, खासतौर पे सनातनी धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए और खासतौर पे वो जो सनातन धर्म से आते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा था। लंबे अरसे के बाद रामलला अयोध्या में विराजमान भी हुए थे, हमने किस तरीके से देखा था कि दिवाली भी मनी थी और तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं सीधे तौर पे पूरे देश में भले ही अयोध्या ना पहुंचे हों लेकिन हिंदी भाषी जो प्रदेश है वहां पे खासतौर पे उस दिन को उत्साह के साथ मनाया हुआ था और इसका सीधे तौर पे हमने देखा भी था, इसका असर चुनाव में होता हुआ हमें दिखाई भी दिया। 370 का मुद्दा रहा, 370 के मुद्दे पे भी बीजेपी ने काफी गर्मजोशी के साथ उठाया और कोशिश यही करी कि न केवल हिंदी भाषी प्रदेश बल्कि दक्षिण और अन्य प्रदेशों में भी इस बात का जिक्र किया जाए और जिक्र होता हुआ हमें दिखाई भी दिया कि खासतौर पर हमने देखा कि उत्तर प्रदेश पे जिस तरीके से जब चुनावी मुद्दा रहा उसमें 370 की बात की गई। इसके अलावा हरियाणा में हमने देखा कि इस तरीके से चर्चा का दौर चलता रहा, यानी कुल मिला के कोशिश ये की गई बीजेपी की तरफ से कि इन मुद्दों पे, जिन मुद्दों पे सीधे हम जनता के मन में उतर सकते हैं उन मुद्दों पे हम जिक्र करें, उन मुद्दों पे हम बात करें, उन मुद्दों को हम जनता के बीच में लेके जाए। होते हुए भी यही दिखाई दिया। हालांकि इस बीच में जिस तरीके से हमने देखा आरक्षण का मुद्दा एक काफी मेन रहा। राहुल गांधी ने जिस तरीके से हमने देखा कि बीच बीच में आरक्षण को लेकर समाप्त करने के तमाम इन बातों को लेकर एक पूरा एक वातावरण जो तैयार हुआ सियासी गलियारों में, सियासी फिजाओं में हमें जिस तरीके से तमाम मुद्दे दिखाई दिए तो इसमें कितना वोट कन्वर्ट हो पाया, कितना एसटी तमाम आरक्षण से जो जुड़े हुए लोग हैं वो इस मुद्दे को कितना समझ पाए और कितना मुद्दों के साथ वोट कर पाए, इन चीजों को लेकर जरूर हमें इस समय मंथन करना होगा। मंथन कहीं ना कहीं हुआ भी है और हालांकि क्योंकि अब तमाम मतदान के जिक्र मतदान हो चुका है और अब से कुछ देर बाद 7वें चरण का मतदान भी समाप्त होने वाला है। एग्जिट पोल आएगा, एग्जिट पोल में बिल्कुल एक आखिरी सवाल अंकुश आपसे मेरा कि छत्तीसगढ़ में क्या जो वोटिंग हुई इस बार अच्छी खासी वोटिंग हुई, उसमें लोकल इश्यूज कहीं थे इस बार? देखिए छत्तीसगढ़ में मिला जुला असर देखने को मिला। हालांकि ज्यादातर राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो छत्तीसगढ़ की राजनीति में हावी होते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ छोटा राज्य होने के नाते यहाँ पर स्थानीय मुद्दे काफी अहम होते हुए दिखाई दिए हैं और यही कारण है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो स्थानीय नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्रों के स्थानीय मुद्दे गिनाते नजर आए और उन्होंने सीधे तौर पर, अगर हम विपक्ष की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के लोग सीधे तौर पर स्थानीय मुद्दे गिनाते हुए सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते नजर आए कि उनके लोकल के जो मुद्दे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया गया। राज्य निर्माण के बाद से अब तक ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो यथावत हैं, बावजूद इसके अब तक अगर सुधार कार्य नहीं हो पाया तो उसको मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर विपक्षी दलों की तरफ से या को भुनाते हुए जिस तरीके से दिखनी चाहिए थी वैसे दिखती हुई दिखाई नहीं दी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस तरीके से सहयोगी अतुल ने जिक्र किया कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा है और राम मंदिर को भुनाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है और इस ताकत का असर कहीं न कहीं बूथ स्तर पर तक देखने को मिला है, क्योंकि छोटे छोटे आयोजनों के माध्यम से, छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की जो कोशिश बीजेपी ने की थी। तो देखिए बहुत लंबा ये सफर चला अंकुश और अब महज 7-8 मिनट का समय रह गया है। 6 बजते ही जो इलेक्शन है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद आएगा एग्जिट पोल और न्यूज स्टेट ने भी पूरी तैयारी की है। अब से कुछ मिनटों बाद आपको पता चलेगा कि देश का मिजाज किस तरीके का रहा
और किस तरह के रिजल्ट आ सकते हैं हमारे सामने, एग्जिट पोल क्या इशारा करते हैं। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और देखिए कुछ मिनटों बाद चुनाव खत्म होगा और जिस चीज का इंतजार आप कर रहे थे, एग्जिट पोल, महा एग्जिट पोल आपको देखने को मिलेगा न्यूज स्टेट पर, तो कहीं जाइएगा मत। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे एग्जिट पोल के साथ।